गुड मॉर्निंग लाहौर, सुबह खैर और जुम्मा मुबारक आप सबको। मैं हूं आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जागो लाहौर। उम्मीद है कि आप सब लोग जहां भी होंगे खैर खैरियत होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। अपना भी ख्याल रखा करें और अपने चाहने वालों का भी ख्याल रखें। उन्हें अच्छी नसीहत जरूर किया करें और हाँ, नसीहत जरूर किया करें, लेकिन किसी को शर्मिंदा मत किया करें, क्योंकि हमने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी हैं कि लोग नसीहत करने जाते हैं लेकिन नसीहत नहीं करते, उन पे थोपा जाती है चीजें, उन पे फैसले थोपे जाते हैं, उन पे चीजें थोपी जाती हैं। तो नसीहत का मकसद दस्तक देना होता है, दरवाजा तोड़ना नहीं होता। और एक अहम चीज जिसे हम मिस कर देते हैं वो ये है कि दूसरों को वही नसीहत करनी चाहिए जिस पर हम खुद भी अमल पैरा होते हैं, जो हम खुद भी कर रहे होते हैं। हमारा मसला ये भी है कि हम दूसरों को तो नसीहत करते ही हैं लेकिन खुद इस पर अमल ही नहीं कर रहे होते। मतलब कि कहते हैं ना कि खुद मियाँ फसीहत, दूसरों को नसीहत और खुद मियाँ फसीहत। मतलब खुद वो हमने करना नहीं लेकिन दूसरों को हमने नसीहत वो करनी है कि आप वो करें। तो एक कॉल भी है कि इंसान बहुत जल्द कामयाब हो जाए अगर वो उन नसीहतों पर खुद भी अमल करे जो वो दूसरों को करता है। इसलिए सब्र और तहम्मुल का दामन थाम कर रखें और लोगों को अच्छी बात जरूर बताएं कि सोशल मीडिया की जानिब जहां आजकल बहुत ही मजे की एक बहस छिड़ी हुई है और जिस मौजू पर बहस हो रही है वो हमारे मुआशरे का इंतहाई अहम टॉपिक है। और जनाब, ये बहस शुरू होने की वजह बनी है सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली एक ऐसी दुल्हन की तस्वीर जिसमें वो इंतहाई खूबसूरत लाल लिबास में मलबूस जहेज से लदे एक कार्ट को बड़ी मुश्किल से घसीटने की कोशिश कर रही है और सजा सवरा दुल्हा भी इसी कार्ट पर सवार है। इस तस्वीर पर लिखा है जहेज से इनकार करें। ये तस्वीर मारूफ पाकिस्तानी डिजाइनर अली ज़ेशान की नई ब्राइडल कलेक्शन नुमाइश का हिस्सा है जिसका मकसद नौजवान नस्ल में जहेज की सदियों पुरानी रिवायत के खिलाफ आगाही फराहम करना है। इस तस्वीर पर खासा रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है जिसमें तकरीबन हर शख्स ही जहेज जैसी रस्म की मुखालिफत करता हमें नजर आए। इस तस्वीर के जवाब में एक और तस्वीर भी गर्दिश कर रही है सोशल मीडिया पर जिसमें दुल्हन और दुल्हा की पोजीशंस तब्दील कर दी गई है और सारिफीन की जानिब से इस बात का भी इजहार किया जा रहा है कि जहेज तो एक गलत रस्म है ही, लेकिन लड़के की ज्यादा सैलरी, अच्छी जॉब, अलहदा घर, कीमती तहफ़ का मुतालबा करना और इन खसूसियात की बुनियाद पर रिश्ता तय करने की रस्म भी गलत ही है। दोनों फरीकैन की जानिब से अपनी अपनी राय के हक में दलाइल भी दिए जा रहे हैं। जहेज की रस्म कितनी गलत है, इससे छुटकारा कैसे मुमकिन है, और इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सहर चावला है, समाजी कारकुन है। सहर, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक ठाक। सहर, हमने देखा जहेज पर हर कोई तनकीद करता है, हर कोई बात करता है। अब तो फैशन शोज पर भी इसमें बात होना शुरू हो गया। अभी लास्ट जो एक इवेंट चल रहा था लाहौर में, आपने भी देखा होगा कि हमारे डिजाइनर है अली ज़ेशान, उन्होंने पूरी एक कंपेन इस पे की है कि एक लड़की है उसका तस्वुर किया गया है कि वो जहेज का जो जितना भी साजो सामान है और एग्जैक्टली तो वो पूरा लेकर जा रही है। मतलब कॉन्सेप्ट सबको पता है कि जहेज पर लानत हर कोई भेज रहा है लेकिन कोई इसे इनकार नहीं कर रहा। बात यहाँ से शुरू करते हैं कि फजूल खर्ची शैतान का शेवा है। हाँ। ठीक है, जहेज पर भी आ रहे हैं फजूल खर्ची, चाहे वो जिस भी सूरत में हो रही है, वो आपके पास शैतान का शेवा है। जहेज आपके पास सिर्फ एक गलत रस्म नहीं है, जहेज आपके पास एक लानत है, जहेज आपके पास एक दीमक है जो कि आपके पास आपकी जो एक्चुअल रिलीजियस नॉर्म्स हैं, जो आपके मजहबी नॉर्म्स हैं, उसको चाट रहा है। मुजम्मत तो सब कर रहे हैं लेकिन जो लेने वाले हैं उनको लालच रोक रही है उनकी चीजें एक्सेप्ट करने से, और जो देने वाले हैं यानी जो बेटी वाले हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, उनको माशरे में अपनी ऊंची नाक और लोगों को दिखाना कि हमने तो अपनी बेटी को पूरा घर फर्निश करके दिया था, गाड़ियां भी लेके दी थी, ये चीज रोक रही है। लड़कियों को भी बीच में ये चीज रोक रही है कि उनके अंदर भी थोड़ी सी, आई एम सो सॉरी टू से, चाह होती है कि भाई जाते ही भी जितना माँ बाप को निचोड़ सकती हैं exactly, वो भी कर ले, हाँ, चली जाए, ठीक है। और वहां से लड़के को भी थोड़ी सी होती है कि ठीक है अगर एक बेस बन रही है, इंसेंटिव बन रहा है, तो बातों की हद तक मुजम्मत तो सभी कर रहे हैं। मैदान में आए और इस चीज कोई नहीं आता, मैदान कोई भी नहीं आता है, आटे में नमक के बराबर लोग हैं भी, बट देन अगेन वो नमक के बराबर है। बड़ी बड़ी, अच्छा मजे की बात ये मुनीबा कि बड़ी बड़ी तकरीरें जो लोग करें, मैं उनको पर्सनल कैपेसिटी में जानती हूँ, जो बेटियों को स्टेज पे सिविक की चाबी पकड़ा रहे हैं और जो अपने घरों में भी सामान भर के लेकर आ रहे हैं, और पहले ये भी पता रखते हैं कि लड़की के पास गाड़ी कौन सी, उसके बाद रिश्ता पक्का करते हैं। और ये बड़ी पढ़ी लिखी और बड़ी एलीट फैमिलीज की मैं बात कर रही हूँ। सोशल मीडिया पे तो इसकी बहुत ज्यादा मुजम्मत हो रही है, हमारे फैशन शोज में इसकी बहुत ज्यादा कैंपेन हो रही है। तो फैशन शो में आप दिखा क्या रहे हैं?
आप फैशन शो में 15 और 20 लाख रुपए का जोड़ा दिखा रहे हैं, क्या वो गलत नहीं है? हाँ। क्या आप बच्चियों को टॉर्चर नहीं कर रहे हैं? एग्जैक्टली, लोग नहीं अफोर्ड कर सकते वो 15 से 20 लाख का जोड़ा पहनने के लिए। तो एक सेन बंदा, एक जिस बंदे के हवास जो है ठीक तरह काम करते हैं, जो जिंदगी में एक्चुअली बैलेंस्ड है, क्या ये अकलमंदी है कि आप 15 लाख एक दिन के जोड़े पे स्पेंड करें? आप अफोर्ड कर भी सकते हो, तो ये काम ठीक नहीं है, उसको भी आप अपोज करें ना। एक बच्चों में सेंस ऑफ कंपटीशन आ जाता है, मेरी सहेली ने ये वाला ड्रेस पहना था, मैं भी अब कम से कम इतने का लूंगी, तो क्या ये गलत नहीं है? ये माँ बाप पे बर्डन नहीं है? मैंने लोगों को अपनी गाड़ियां बेचते हुए देखा है, छोटी छोटी गाड़ियां, ताकि वो 8-10 लाख का ब्राइडल जोड़ा ले सके। ये कहाँ की अकलमंदी है? और जहेज तो ये तो आ गया ना असराफ और बेवकूफी। जहेज इससे भी ऊपर है, जहेज एक लानत है, वो असराफ से भी ऊपर वाली कैटेगरी में। दोनों बातों की जितनी मज़ामत कहा जाता है जी लड़की वालों पर जहेज जो है वो एक जुल्म है, उन पर बोझ है, लेकिन खत्म क्यों नहीं हो रहा? जब सबको पता है कि जुल्म हो रहा है उनके साथ, बोझ भी है, तो खत्म क्यों नहीं हो रहा? आप जिस दिन अपनी बेटी को बोझ समझना छोड़ देंगे ना, आपको जहेज भी बोझ ही लगेगा। क्यों? आपको लगता है कि आपकी बेटी, आई एम सो सॉरी टू से, आपको लगता है आपकी बेटी आपके ऊपर एक लाइबिलिटी है जिससे जान छुड़ानी है। कोई बात नहीं, इतना दे के भी जान छुड़ानी है तो हमने अपने ऊपर टैग लगा लेना है कि हमने अपना फर्ज जो है वो पूरा कर लिया है। अगर आप अपनी बेटी को बोझ नहीं समझेंगे और बाकी अपने दिल और जिस्म का टुकड़ा समझेंगे, तो क्या आप ऐसे खानदान में उसको देना चाहेंगे जो सामान की मांग कर रहे हैं? आप नहीं देना चाहेंगे, क्योंकि ये इस बात का अलार्म है, ये इस बात की इंडिकेशन है कि आगे पता नहीं उस लड़की के लिए कितनी सारी मुसीबतें इंतजार। फिर भी हम देख रहे हैं शहर कि अब तो लड़कियां बेटों से ज्यादा करती हैं माँ बाप का, उनसे आगे बढ़ के। एग्जैक्टली, लेकिन फिर भी उनको बोझ समझा जाता है। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। आप हर दूसरे घर में एक ऐसी मिसाल देखेंगे जहां बेटों को पता भी नहीं है कि उनके माँ बाप इस हालत में पड़े हैं, और बेटियां जो है वो बेटों की जिम्मेदारियां निभा रही हैं और बगैर माथे पे शिकन डाले निभा रही हैं। लेकिन फिर भी कहीं पर माँ बाप के जहन में ये होता है कि हमने वी हैव टू लेट गो ऑफ दिस टैग, और ये हमारी उस तरह से वो उसको ऑन नहीं करते, और जब नहीं करते हैं तो वो ना, आई एम सो सॉरी टू से, पीपल ट्राई टू सेल देयर डॉटर्स फॉर लेस, एटलीस्ट चलो इतने में देके इसका घर तो बसेगा ना, हमारे ऊपर टैग तो लग जाएगा ना। नहीं, ऐसे बंदे से क्या घर बसना है जिसको किचन का सामान चाहिए, जिसको बेडशीट चाहिए, बिल्कुल जो ऐसे ही है। भिखारी अफोर्ड नहीं कर सकता, बीवी के लिए बिस्तर और साइड टेबल, उस पर लानत भेजे, उसको बेटी मत दें। लेकिन कुछ ऐसे हमने देखे हैं जो कहते हैं पहले हमें कुछ नहीं चाहिए, आप एक जोड़े में अपनी बेटी को भेज दें, लेकिन बाद में वो ही उनको ताने मार रहे होते हैं, उनके घर वाले ही, कि तुम लेकर के आई हो। अच्छा, ये भी रिवर्स साइकोलॉजी खेलते हैं लोग। ये भी अभी मैंने बड़ी रीसेंट एग्जांपल देखे। लोग ना रिवर्स साइकोलॉजी खेलते हैं कि अपने आप को वो मेरिट पे तो टैग कर लेते हैं अगलों की पर्सनैलिटी सेंस करके, लेकिन उनको होता है जाहिर है इतने अच्छे घर की या कुछ है, कुछ ना कुछ तो लेकर आएगी। तो जब इन केस, वैसे तो रिवर्स साइकोलॉजी फेल नहीं होती, क्योंकि हमारी यहाँ लड़की वालों ने ऊंची नाक रखनी होती है तो वो देना शुरू कर देते हैं। अगर फेल हो जाती है उसके बाद उसको जिच करना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे ये कहना भी जरूरी है कि ऐसे लोग भी होते हैं आपके पास जो दे मीन इट व्हेन दे से इट दैट वी डोंट वांट एनीथिंग, लेकिन लड़की वाले फिर भी देते हैं। और बहुत कम ऐसी मिसालें हैं जहां पर दोनों तरफ से इस चीज की तवक्कुआत नहीं होती, और रिश्ता वही सॉलिड होता है जो इन चीजों पर बेस्ड ही नहीं होता। रिश्ता वो सॉलिड होता है जो इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल और इमोशनल कंपैटिबिलिटी पे बेस्ड होता है। खुदा के लिए किसी चौथे क्राइटेरिया को इस रिश्ते में इंक्लूड करने की कोशिश ना करें। लेकिन लड़की वालों का भी तो एक मसला है ना कि उन्होंने भी अपनी नाक ऊंची रखने के लिए एक स्टेटस कॉन्शियस कह लें कि उसके लिए हर चीज दे देनी है, और जो दूसरे लोग हैं जो उनको देख रहे हैं, फिर वो एक इस तरह उसमें आ जाते हैं, अंडर प्रेशर में आ जाते हैं। देखिए, एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते हम सबकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी जो जात है ना, हमारी जात का जो एक्शन है जो हमारे आसपास वाले लोगों को अफेक्ट करता है, वो हमारी जात तक महदूद नहीं रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी मैं कहती हूँ कि मैं यहाँ पर गर्मी फील करी हूँ, मैं पंखा ऑन करूंगी, लेकिन मुनीबा कहती है कि नहीं, मुझे थोड़ी सी ठंड लग रही है, तो मेरा यहाँ पे इस वक्त थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना या हमारा कोई दरमियानी रास्ता बनाना लगता है। अगर आपके किसी एक्ट से साथ वाले की सर्दी, गर्मी या तकलीफ बढ़ रही है, तो आप उस एक्ट को लेके कैसे आप बेलगाम हो सकते हैं, आप उसको लेके कैसे गैर जिम्मेदार हो सकते हैं। हमें उन लोगों के लिए चीजें आसान बनानी है जो हमारे से माशी तौर पर कम प्रिविलेज है, ये हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस्लाम में ऐसे ही नहीं बार बार जोर दिया गया कि जो असराफ है, वो कहते हैं ना कि जब अल्लाह ताला ने आपकी टेबल पे ज्यादा खाना दे दिया तो अपनी खुराक ना बढ़ाएं, अपनी टेबल का साइज बढ़ा दें। लेकिन ये फिर अल्लाह ताला का खास खास कर्म होता है किसी पे कि वो इस कॉन्सेप्ट को एब्जॉर्ब कर सके। लेकिन हमने एक शहर बना दिए कॉन्सेप्ट, शादी को बहुत मुश्किल हमने बना दिया, हमने जहेज भी देना है, हमने ग्रैंड फंक्शंस भी करने हैं, हमने सब कुछ करना है। Exactly. लेकिन क्या वो सेफ्टी है कि आपकी लड़की वहां पे खुश रह पाएगी?
देखें, ये आप अगलों की ना ऑलरेडी गलत एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो रेस कर रहे हैं और अपनी बच्ची की भी गलत एक्सपेक्टेशन रेस कर रहे हैं। अवर पेरेंट्स दे कम फ्रॉम अ जनरेशन जहाँ पे एक मायो, वैसे तो मायो के भी मैं अगेंस्ट हूँ और होना भी चाहिए, इसका क्या तुक बनता है, जहाँ पे एक मायो का फंक्शन होता था उसके बाद एक खाना होता था, ठीक है, खुद 6 फंक्शन चल रहे होते हैं। उसके बाद आप लोगों ने इतनी मेहनत की, अपना ये स्टेटस बनाया, अपनी बच्चियों को इस तरह पाला, और उसने जब अपनी लाइफ का स्टार्ट करना और अब उसकी जिम्मेदारी कि वो अपना माशी स्टेटस अपने बलबूते पे अपने शौहर के साथ मिलकर स्टैंड करे, आप उसको एक स्टार्टअप दे रहे ब्राइडल शावर से, उसके बाद कवाली नाइट से, उसके बाद प्री मेहंदी नाइट से, उसके बाद मेहंदी नाइट से। आप उसके ज़हन में क्या डाल रहे हो? उसकी लाइफ क्या कोई सेलिब्रेशन है, क्या कोई पार्टी है? और ये मैरिज क्या कोई ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी है या फिर कोई और अवार्ड सेरेमनी है? ये कोई अचीवमेंट नहीं है, ये फर्ज है, ये जिंदगी के सफर का एक स्टेप है जो आप पूरा कर रहे हैं। अपने बच्चों के ज़हन में ये ना डालें कि उनको कोई अवार्ड देने के लिए स्टेज पे खड़ा किए गए। जी नहीं, आपके बच्चों ने कोई अवार्ड हासिल नहीं किया, उन्होंने जिंदगी का सिर्फ एक स्टेप गुजारा है। इसको सादगी से गुजारे, इसको सटल तरीके से गुजारे, अल्लाह ताला की बरकतें इसमें शामिल करें, इसमें नहुसतें ना डालें। लेकिन हम बहुत सारी चीजों में वेस्ट की नकल करते हैं, वहां पर देखते हैं कि वहां पे क्या चल रहा है, स्टाइलिंग में क्या चल रहा है, फैशन में क्या चल रहा है, इसमें क्यों नहीं करते? वहां पे एक ही फंक्शन होता है एग्जैक्टली, और दूसरा ये कि बहुत सारी दुल्हों ने किराए पे पहने होते हैं कपड़े और वो वापस दे देते हैं। यहाँ पर 6 फंक्शन, हमारी नाक कट जाएगी। मतलब फिर इसमें क्यों नहीं आप उनकी नकल करें? अगर हर चीज में आपने नकल कर लिया। हम लोग ना सहूलत के मुसलमान हैं, ठीक है, हमें जहाँ पर अपनी सहूलत लगती है ना वहाँ पर हम अपनी मर्जी की चीज पिक कर लेते हैं, और हम लोग ज्यादातर वो चीजें पिक करते हैं जिनका ताल्लुक, आई एम सो सॉरी टू से, इबादत और इन सब चीजों से होता है। इखलाकी इक़दारों से जिन चीजों का ताल्लुक होता है वो चीजें हम लोगों से दूर है। वो लोग एक दिन का, और वहाँ पे ये माइंड नहीं करता कि अगर मैंने फलानी फूफी के, चाचे के, सगे के, पुत्र के, पता नहीं किसको ना बुलाया तो वो माइंड कर जाएगा। ये तो है ही है कि एक साइड पे जो जहेज भी दिया जाता है, लेकिन ये भी तो देखा जाता है दूसरी साइड पे शहर के लड़के का 6 डिजिट सैलरी पैकेज, वेरी बैड, कि इतना पैकेज होगा, इतनी गाड़ियां होंगी, घर होगा, हर चीज होगी, तभी हम शादी करेंगे। मैं इन सारे अब्बाओं से पूछना चाहती हूँ, तो बेचारे मसले में फंसे हैं कि हम भी क्या करें। 55-60 साल के अब्बा हैं जिन्होंने अब तोंदे निकाली। आप 25 साल की उम्र में कितनी 6 डिजिट सैलरी ले रहे थे, और आप लोगों के कितने केनाल के घर थे, आप लोगों के पास एक बाइक थी, जब आप इसी लड़की की अम्मा को लेके आए थे, मिलके सब कुछ बनाया था ना। तो जाएं अब जाके अपनी बेटी को भी स्ट्रगल करने दे अपने हिस्से की। और ये ज्यादती है ना, जब 25-26 साल का लड़का जो है वो कैसे अफोर्ड कर सकता है इस तरह का? बहुत मुश्किल है। शायद कोई लाखों में एक में कोई स्ट्रोक ऑफ लक लगे तो लगे, वरना नहीं अफोर्ड कर सकता। या तो फिर एज में बड़ा जो दामाद है उसको कबूल करे, ब्रॉड माइंडेड होके, ठीक है, अगर फाइनेंशियल जो आपकी रिक्वायरमेंट्स है वो आपकी इतने ऊपर है। लेकिन अगर आपको जवान सजीला दामाद चाहिए तो अपनी बेटी को जरा छोटी गाड़ी के धक्के खाने दें, दैट्स ओके, उसको भी अपनी एम्पायर बिल्ड करने दें। कैसे हमें विन सिचुएशन करनी चाहिए कि शादियां आसान हो जाएं करना? अपनी तरजीहात दुरुस्त करनी चाहिए, मजहब के बताए असूलों पर, सिर्फ दुपट्टे, पर्दे और इबादत के असूलों पे नहीं, मजहब के बताए हुए इखलाकी कदर और असूलों पे जब हम अमल करेंगे, चीजें शीशे की तरह क्लियर नजर आना शुरू हो जाएंगी। कौन से लोग फालतू हैं वो भी नजर आना शुरू हो जाएंगे, जिंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन हमने देखा है शहर, बहुत से लोग ये भी कहते हैं जी, अगर लड़की को जहेज का कॉन्सेप्ट अगर देखा जाए तो लड़का और लड़की की नई एक जिंदगी शुरू हो रही है, तो उसमें हम सपोर्ट कर रहे हैं उनको। ये सपोर्ट है? ये सपोर्ट नहीं है। ब्लेंडर देना, ग्राइंडर देना, बेडशीट के 4 सेट देना, पूरे घर में एसी लगवा के देना, सारों के घरों के सोफों की पोशिश करवा के देना, ये सपोर्ट नहीं है, ये आप जहर डाल रहे हैं। आपने अपनी बेटी को अच्छी तालीम दी, उसकी अच्छी तरबियत की, लड़के वालों ने अपने बेटे को अच्छा पढ़ाया, उसकी अच्छी तरबियत की, और हाँ जी, बेटी को नौकरी करने और कमाने और फाइनेंशियली सपोर्ट करने से किसने रोका है? अपनी आपकी बेटी का भी फर्ज बन रहा है कि वो मिलकर दोनों अपना इकट्ठा मिलकर अपने घर की गाड़ी चलाए। आपने अपनी बेटी को पढ़ा दिया, आपने अपने बेटे को पढ़ा दिया, अब उनको अपना सब कुछ खुद सेटल करने दे। और अगर वो इस काबिल नहीं है कि वो छत और 2 वक्त की रोटी ले सकते हैं, तो आपके बच्चे शादी के काबिल ही नहीं है, फिर उनकी शादी मत करें। तो फिर कैसे हम जहेज की लानत से बचें? हमारी गवर्नमेंट भी इस पे इकदाम कर रही है, उन्होंने भी बोला है कि जिस तरह, लेकिन किस तरह हम लोगों में अवेयरनेस पैदा करें? देखें, डिफरेंट एजुकेशनल कैंपेन से कि हम इस वक्त क्या कर रहे हैं, हम बैठ के एजुकेशनल कैंपेन ही कर रहे हैं, हम कांस्टेंट मुजामत कर रहे हैं। वो कहते हैं ना कि पत्थर पे भी पानी की एक बूंद रोज गिरे तो पत्थर पे भी सुराख हो जाता है। तो जितना इस मैसेज को फैलाया जाएगा उतना ही अच्छा है। और पर्सनल लेवल पे जब भी किसी चीज की इंप्लीकेशन नहीं होती, और अगर गवर्नमेंट लेवल पे जिस तरह रात के शादी के खानों पे वन डिश वगैरह स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन है, तो इस पे करें। असल लानत तो ये है, वो तो चले फिर भी एक दिन लेकिन बहुत से लोग हैं जिन्होंने वन डिश नहीं की, बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपने प्राइवेट सेटअप्स में, फार्म हाउसेस में नहीं की। वैसे तो मैं उसके भी अगेंस्ट हूं कि इतना ज्यादा खाने करने की क्या जरूरत है, लेकिन ये उससे भी बड़ा मसला है। इस पे भी अगर आप उस लेवल की स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन करते तो कुछ कंट्रोल में अपने तालीम का एक हिस्सा बना देना चाहिए, एब्सोल्युटली बना देना चाहिए, ताकि आने वाली जो नौजवान नस्ल है, जो मुस्तकबिल के बच्चे हैं, उनको पता चल सके एथिकल स्टडीज कहाँ है। एग्जैक्टली, ठीक है, एथिकल स्टडीज, जैसे मैं अक्सर ये भी बैठ के बोलती हूँ, न्यूट्रिशनिस्ट भी हूँ, कि न्यूट्रिशनल स्टडीज कहाँ है?
उसी तरह एथिकल स्टडीज कहाँ है, बचपन से इनके जहनों में डालो ताकि आपके लड़कों को और ये पता लगे कि वो एंटाइटल्ड नहीं है इस प्रिविलेज को, और आपकी बच्चियों को भी ये पता लगे कि बस मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाना था, पाल पोस के बड़ा करना था, जो जायदाद में शरई हिस्सा है वो एक अलग चीज है, अब उनकी जिम्मेदारियां खत्म हो गई है। मेरी माँ ने भी अपने हिस्से की स्ट्रगल देखी थी, हर इंसान को देखनी चाहिए, मुझे भी अपने हिस्से की स्ट्रगल देखनी है। जाते जाते क्या पैगाम देंगी सहरा? जाते जाते मैं ये पैगाम देना चाहूंगी उन लड़कों को जो इस पोस्ट पर खास करके हक महर और नान नफके को जहेज से कंपेयर कर रहे हैं, खुदा का खौफ खाएं, होश के नाखून लें। हक महर और नान नफका जो है वो आपका फर्ज है, जहेज लड़की के माँ बाप का फर्ज नहीं है। मर्द बने, बड़े बने, अपनी जिम्मेदारी संभालें। बेशक ऐसी है, बेशक ऐसी है। सहर चावला, बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे शो में आई हैं और आपने बहुत ज्यादा अच्छी बात की है। मतलब जहेज जिस पे हम इतनी तनकीद करते हैं, इतना हम उसको बुरा भला कहते हैं, लेकिन लेते भी हैं हम ही हैं। और जनाब आपने भी अपने इर्द गिर्द का मुआशरा हमने किस तरह ठीक करना है, खुद से ही ठीक करना है। तो हमने आगे बढ़ना है और कुछ बताती हूँ आपको कि खिलखिलाकर हंसती हुई एक छोटी सी बच्ची की कहानी है और इसके वालिद की सोशल मीडिया पर भी काफी मकबूल हो रही है। इसके बारे में आपको मैंने बताना है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का। आपने कहीं नहीं जाना, मेरे साथ ही रहना है। मिलती हूँ आपके साथ छोटी सी ब्रेक के बाद। जागो लाहौर। जनाब ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि रिश्ता तय करते वक्त ये मुतालिबा भी अहमियत इख्तियार करता जा रहा है कि लड़के की सैलरी 6 डिजिट हो, लेकिन पाकिस्तान में इतनी तनख्वाह वाली नौकरी का असूल तो इंतहाई ही मुश्किल होता जा रहा है। और कुछ लोगों को मिल भी जाती है, लेकिन मेहनत के कई सालों बाद उन्हें ये नौकरी मिलती है 6 डिजिट्स की। यूनिवर्सिटी से फ्रेश ग्रेजुएट होने वाले तालिब इल्मों को तो चंद हजार की नौकरी लेना भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन इस दौर में कुछ नौजवान ऐसे हैं जो 6 डिजिट से भी ज्यादा माहाना कमा रहे हैं। और इनमें से ज्यादातर तादाद उन लोगों की है जो खुद का बिजनेस कर रहे हैं, और वो भी जदीद बुनियादों पर। जब हम जदीद कारोबार की बात करते हैं तो ई कॉमर्स, फ्रीलांसिंग और एंटरप्रेन्योरशिप का ख्याल हमारे जहन में आता है। कोरोना वायरस की वजह से अगर किसी चीज को बूस्ट मिला है ना, तो वो ई कॉमर्स इंडस्ट्री है, क्योंकि कारोबार दुकानों और शॉपिंग मॉल से निकलकर अब वेबसाइट्स पर मुंतकिल हो गए। कोरोना वायरस की वजह से न सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग में इजाफा हुआ है, बल्कि ऑनलाइन काम करने के रुझान में भी इजाफा देखने में आया है। अगर आप 1 साल कबल स्टेट बैंक की जानिब से जारी किए गए एदाद-ओ-शुमार का जायजा ही ले लें तो मालूम होता है कि पाकिस्तान में कम से कम 600 से 700 मिलियन डॉलर्स की ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुई है। ई कॉमर्स और फ्रीलांसिंग है क्या, घर बैठे कैसे कारोबार किया जा सकता है, और ऑनलाइन कारोबार के लिए किन किन मुश्किलात का सामना हो सकता है, इन सब सवालों के जवाब हमने जानने हैं। ई कॉमर्स एक्सपर्ट हैं साकिब अजहर हैं हमारे साथ। साकिब, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? जी, वालेकुम अस्सलाम। साकिब, सबसे पहले तो मुझे अपने बारे में बताइए कि आपने ई कॉमर्स इंडस्ट्री में कब से काम शुरू किया है और आप कैसे पाकिस्तान में ई कॉमर्स इंडस्ट्री को फ़रोग देने के लिए काम कर रहे हैं? मेरा जर्नी जो है वो तकरीबन आज से 11 साल पहले स्टार्ट हुआ था, और वो खुद से ही सब सीख कर एंड ऑल दिस इट वाज स्टार्टेड बैक इन 2010। और एक ऐसी सक्सेस मिली कि सब कुछ छोड़कर आई केम बैक टू पाकिस्तान। आई यूज्ड टू बी इन यूके फॉर 15 इयर्स। तो यहाँ पर आकर हमने लोगों को बताना शुरू किया एंड ऑल दिस टू बिल्ड देयर ओन बिजनेस इन ई कॉमर्स। तो क्योंकि हम देख रहे हैं कि वेयर द वर्ल्ड इज़ गोइंग टूवर्ड्स, हम तो कोरोना से पहले ही ये कह रहे थे कोविड से कि पीपल नीड्स टू शिफ्ट टूवर्ड्स टू ई कॉमर्स एंड ऑनलाइन, बट वो अब फॉर्चुनेटली कोविड केम इन और अनफॉर्चुनेटली एग्जैक्टली वो एक अपॉर्चुनिटी बन गई, एक वो बन गई, तो वो हम लोग उस पे शिफ्ट हो गए। वो शिफ्ट हो गए, लोगों को पता चल गया कि द फ्यूचर इज गोइंग टुवर्ड्स एंड वी आर सीइंग कि ई कॉमर्स का, जैसे आपने कहा, रुझान क्या है। हम देख रहे हैं कि 2022 में आज से 1-1.5 साल बाद वी आर सीइंग कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स की ये रिपोर्ट है कि टॉप 10 जॉब्स में ई कॉमर्स इज इन दी टॉप 5। अच्छा, मीन्स कि जो ई कॉमर्स जिन्होंने सीखा है, जिनके पास स्किल्स हैं, आज से 1-1.5 साल बाद लोग इसके बारे में ज़्यादा एडवर्टाइज करेंगे कि वी नीड दिस पर्सन रादर देन वी नीड XYZ। आज से 2026 में, आज से ऑलमोस्ट 6 साल बाद
we are seeing कि 60% or to 65% businesses will be online. आज से 10 साल बाद 2030 में 80% of businesses will be online. So we are saying कि आज से 10 साल बाद क्या होने वाला means के world will be 80% online shift ऑनलाइन पे शिफ्ट हो तो जाएगा. where we need to go towards this to be ready for it from now onwards, so हम भी लोगों की रेस में एंटर हो सकें. एग्जैक्टली. मुझे बताइए साकिब, सब यही कहते हैं कि जी ई कॉमर्स से आप घर बैठे लाखों रुपए कमा सकते हैं. क्या वाकई कमा सकते हैं या कमा रहे हैं लोग? ये क्विक रिच स्कीम तो बिल्कुल नहीं है. हाँ. इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, हार्ड वर्क की ज़रूरत है, डेडिकेशन की ज़रूरत है. बहुत सारे फेलियर भी हैं इसमें. बहुत सारे लोग करते हैं, नहीं कर पाते, बट बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज भी हैं. बहुत सारे लोग कर भी जाते हैं. ये माइंडसेट पे डिपेंड करता है कि किस तरह से एक डेडिकेशन होती है. हमारे जो लोग हैं वो अनफॉर्चुनेटली उनमें एक पेशेंस लेवल की बहुत ज़्यादा कमी है. हम लोग बस चाहते हैं कि अगर मैंने आज स्टार्ट किया है तो मैं रातों रात अमीर हो जाऊं. एग्जैक्टली. तो बट आंसर इज यस, पीपल आर मेकिंग मनी, पीपल आर मेकिंग क्रेजी मनी, बट देयर आर people who didn't make money, but there are people who make some money. So वो ups and down हर बिजनेस में होते हैं. ये भी बाकी बिजनेस की तरह ही. साकिब, आपने बताया कि आप बहुत अरसा बाहर भी रहकर आए हैं, तो बाहर के ममालिक जो दूसरी दुनिया के ममालिक हैं उनमें और पाकिस्तान का अगर मुकाबला किया जाए तो कितना स्कोप है ई कॉमर्स का पाकिस्तान में? अगर हम देखें स्टैट्स के तौर पे, हमने देखा कि पाकिस्तान की जो मार्केट पिछले साल में 117% की ग्रोथ है ई कॉमर्स में. मींस कि $2 बिलियन की मार्केट अब पाकिस्तान की बन चुकी है, जो कि 1 बिलियन की थी. और अगर हम उसको बाहर से कंपैरिजन करें तो यूरोप की मार्केट है $406 बिलियन, इंडिया की मार्केट है $250 बिलियन, टर्की की मार्केट है $190 बिलियन, अमेरिका की मार्केट है $706 बिलियन, ठीक है. पाकिस्तान की मार्केट है $2 बिलियन. सो स्कोप इज देयर, इज जस्ट पीपल नीड एजुकेशन, अवेयरनेस एंड ऑल दिस, बिकॉज हम अभी भी उस टिपिकल स्टाइल में है. फॉर एग्जांपल जैसे हमने देखा एक लाहौर में वाकया हुआ कि हफीज सेंटर अनफॉर्चुनेटली बंद. तो उसमें मैं कुछ मंथ्स बाद मुझे किसी ने बताया कि वो जो शॉप थी उसके बाहर लिखा हुआ कि अब हम लोग साथ वाले प्लाजे में मूव हो गए हैं. बट कितना ही अच्छा होता है, वो कहते हैं अब हम लोग इस वेबसाइट पे मौजूद हैं, आप यहाँ से ऑर्डर प्लेस करें. बट वो कल्चर जो है अभी भी हमारा वही है कि हमने फिजिकली एंड ऑल दिस, ये बाहर के ममालिक में बहुत ही पहले से ही इसकी प्लानिंग शुरू की जाती है. कि एक इसमें हमने देखा कि लेकिन देखा जाता है साकिब के ऑनलाइन पे शायद लोग इसलिए भी रिलाई नहीं करते क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड्स भी ऑनलाइन होते हैं कि वो दिखाते कुछ हैं और भेजते कुछ हैं. ये भी तो एक वजह हो सकती है. जी बिल्कुल. इसमें ये भी एक बहुत बड़ा इशू है कि पाकिस्तान में दिखाया कुछ जाता है और आया कुछ जाता है. तो उसको भी किसी ना किसी ने ठीक करना है. सो बीइंग एज अ लीडिंग कंपनी एनेबलर्स इन पाकिस्तान, हमने अब पाकिस्तान की ई कॉमर्स एसोसिएशन बनाने जा रहे हैं. हम पिछले दिनों प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से मिले, प्रेसिडेंट हाउस, उनकी इनविटेशन पे वी वेंट देयर. और उसमें हमने डिसाइड किया कि हम एक पाकिस्तान की ई कॉमर्स एसोसिएशन बनाएं कि जिसमें सारी ई कॉमर्स की कंपनीज जो हैं उसके अंडर रजिस्टर्ड हो, ताकि अगर आप शॉपिंग कर रही हैं तो देन यू नो कि देयर इज अ वेबसाइट, आई नीड टू अंडरस्टैंड क्या ये वेबसाइट रजिस्टर्ड है, क्या ये वेबसाइट की कोई डिटेल्स मौजूद हैं, ना कि मेरा कोई नेबर उठकर सुबह उठकर वेबसाइट बनाए और ऑर्डर कुछ आए और दे कुछ. तो इस तरह से लोगों में एक होगा कि एक अथॉरिटी और एक बॉडी इसको लुक आफ्टर कर रही है और वो पॉलिसीज हर चीज़ में इस चीज़ की हेल्प करेंगे. तो ये ज़रूर ये कल्चर है, बट इस कल्चर को हम फिक्स करने जा रहे हैं. लेकिन देखा जाए तो एक ज़माने में साकिब ये भी कॉन्सेप्ट था कि आला तालीम या जो डिग्री है वो ही आप लेंगे तो आपको अच्छी नौकरियाँ, पैसे कमा सकते हैं. लेकिन ई कॉमर्स में ये कहा जा रहा है कि आपके पास डिग्री से ज़्यादा स्किल्स होने चाहिए. हम किस तरह स्किल्स हासिल कर सकते हैं ई कॉमर्स के हवाले से? देखें, इस वक्त बहुत सारी फ्री हेल्प मौजूद है. जिसने करना है उसने फ्री में भी कर जाना, जिसने नहीं करना है उसने लाखों रुपए लगा के भी नहीं करना. तो जिसके लिए हम इस वक्त 50 से 60 हज़ार लोगों को फ्री एक्सेस दे चुके हैं. एक हमारी अनेबलिंग वीडियो सीरीज़ है EVS के नाम से, enablers.org/EVS. वहाँ जाएँ. उसमें हमने 70+ वेज ऑफ इनकम स्ट्रीम्स बताई हुई है कि आप कैसे, अगर आप ई कॉमर्स में नहीं करना चाहते तो कौन से और फ्रीलांसिंग स्किल हैं जो सीख कर यू कैन मेक एटलीस्ट $500 अ मंथ बाय डूइंग स्टडी, बाय डूइंग जॉब्स. इट्स अ पैसिव इनकम बेसिकली. तो यहाँ से स्टार्ट करें, फ्री एक्सेस लें. अगर समझते हैं
कि मुझे किसी मेंटर की ज़रूरत है, कोई ऐसे बंदे की जो सक्सेसफुल हो मेरे साथ, फिर उसको आप हायर कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी कर लेते हैं फिर उसके तो बगैर। लोगों का कैसा रिस्पांस आता है आपकी ट्रेनिंग के हवाले से? जोशो खरोश है लोगों में, सीखने के जज्बा है लोगों में? नहीं, लोग हैं, क्योंकि इसमें बहुत लोग एक्साइटेड हैं इस वक्त। पीपल सीज एज अ बिग अपॉर्चुनिटी राइट नाउ। तो इसमें क्योंकि हम इस वक्त पाकिस्तान के 14 शहरों में मौजूद हैं और डेली हमारे पास इस वक्त ऑलमोस्ट 50 लोग हर ऑफिस में आते हैं। तो अगर हम उसको 22 से मल्टीप्लाई करें तो ये हज़ारों की तादाद में लोग एक मंथ में हमारे पास लोग आ रहे करते हैं। तो ये भी एक मेरे ख्याल से वजह है कि कोरोना की वजह से ई कॉमर्स को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिला है। लोग ये भी सुन रहे हैं, हम खुद भी सुन रहे हैं कि ई कॉमर्स इंडस्ट्री वो है जो कोरोना में ऊपर गई है, नीचे नहीं आई। बाकी सारे जो शोबे हैं, तालीम, जो हर चीज़ जो है ना वो उसमें नीचे गई है। तो इस वजह से भी लोग ज्यादा आ रहे हैं। हम देखें, स्कोप नजर आ रहा है इस चीज में। देखें, हमने देखा कि कोविड के बाद 83% ऑफ ऐसे बिजनेसेस थे जिसने अपनी बिजनेस की कॉस्ट कटिंग की या वो बिजनेसेस बंद हुए, और जो सरवाइव कर पाए या तो वो ऑनलाइन थे या डिजिटल थे। तो ये इट शोज विद द स्टैट्स एंड नंबर्स, सो द पीपल नोज, जो कि अभी अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि the future is going towards into it and the people needs to understand it. तो हम ऑनलाइन साकिब किस तरह खुद को ग्रो करना चाहिए? हमें कौन कौन से तरीके हैं जिनसे हम नई स्किल्स सीख सकते हैं? देखें, सबसे पहले तो हमें देखना है कि मैंने प्रोडक्ट क्या सेल करनी है। ये नहीं है कि मैंने पहले तो चूज कर लिया किस मार्केट में जाना है, पाकिस्तान में सेल करना है, कहाँ पर, फिर लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है मैं सेल क्या करूँ। मुझे अगर टेबल्स पसंद है, ये टेबल्स का मैन्युफैक्चर हूँ, तो क्या इसकी डिमांड क्या है या कंपटीशन क्या है। ना कि मैं ऐसी चीज़ चूज करूँ कि जिसकी कोई डिमांड ही ना हो। तो हमें ऐसी चीज़ चुननी है जिसकी डिमांड हाई हो। हमें पता है कि डिमांड किस चीज़ की हाई है। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर कोविड वी आर सीइंग फिटनेस रिलेटेड प्रोडक्ट्स, इम्यून सिस्टम्स को स्ट्रॉन्ग करने की वाली प्रोडक्ट्स, और बहुत सारी और होम क्लीनिंग एंड किचन रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा बूस्ट कर रही। और उसको फिर एक क्राइटेरिया हम डिफाइन करते हैं कि कंपटीशन कैसे चेक करना है, कि उसका कंपटीशन लो हो, और फिर आप सिलेक्ट करें। फिर उसकी सोर्सिंग, प्रॉफिट मार्जिन्स, उस दुकान ऑनलाइन है उसको सजाना कैसे है, उसके इमेजेस कैसे हो, लिस्टिंग कैसी हो, फिर उसकी मार्केटिंग कैसे हो, क्योंकि लाखों लोग आपकी तरह ही सेल कर रहे हैं। तो व्हाई शुड पीपल बाय फ्रॉम यू नॉट अदर्स। तो कैसे स्टैंड आउट करना है क्राउड से, ये सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड जो कर जाता है अच्छे तरीके से। एक मुनफरिद दिखना है बाकी सबसे, ताकि लोग आपकी तरफ आए, अट्रैक्ट हों। मुझे बताइए साकिब, हमने देखा है पाकिस्तान में अमेज़न मौजूद नहीं है, तो हम कैसे काम कर सकते हैं उस पर? देखें, अमेज़न इस वक्त 105 मुल्कों में है। इस वक्त अमेज़न की डेली सेल है $4 बिलियन पर डे, और हम देखते हैं कि इस वक्त 3000 सेलर्स पर डे अमेज़न पे रजिस्टर्ड होते हैं, 12 लाख पर ईयर, और लाखों पहले भी। तो इन लोगों को सर्विसेज की ज़रूरत है। पाकिस्तान की जो फोर्स है इस वक्त, उनको अमेज़न की प्रेजेंस की ज़रूरत इतनी ज़्यादा इस वक्त है, तो ओबियसली बिकॉज हमने सेल करना है, बट उसके बगैर भी काम हो सकता है कि हम लोगों को सर्विसेज दें जो कि ऑलरेडी सेल कर रहे हैं उन मार्केट प्लेसेस में, जिनको चाहिए कोई ऐसे लोग जो कि उनकी प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकें, कोई प्रोडक्ट फाइंड कर सकें, उनकी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज कर सकें, इमेजेस ले सकें, और बहुत सारी और चीज़ें जो कि एक ई कॉमर्स बिजनेस ओनर को चाहिए होती हैं, स्किल्ड फोर्स, वो पाकिस्तानीज जो हैं अपनी सर्विसेज ऑफर करते हैं। दूसरा, बहुत सारे लोगों का कोई ना कोई रिलेटिव बाहर है, वो अकाउंट बना सकते हैं उनके थ्रू। अदरवाइज आप यूरोप में पाकिस्तानी पासपोर्ट के थ्रू पाकिस्तान रहते हुए आप अकाउंट बना सकते हैं। बहुत सारे लोगों को नहीं पता, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं इस वक्त यूरोप में पाकिस्तानी पासपोर्ट से पाकिस्तान में रहते हुए अमेज़न पे अकाउंट बनाकर सेल कर रहे हैं, और बहुत अच्छी सेल कर रहे हैं। तो मुझे बताइए साकिब, हमें कितना टाइम देना चाहिए ई कॉमर्स को, और क्या एक जो जॉब जो बंदा कर रहा है वो भी इसमें अपना कारोबार कर सकता है बाद में जॉब के साथ साथ? देखें, मैं खुद भी एक एग्जांपल हूं कि मैं खुद भी जॉब ही करता रहा हूं सारी ज़िंदगी। 2010 में भी मैं जॉब ही कर रहा था। तो हम ये देखें कि मैं दिन में रात को कितने घंटे सोता हूं। अगर मैं सुबह जॉब करता हूं तो रात को मैं 10 घंटे सोता हूं, तो क्यों ना मैं एक दिन या कुछ महीने मैं कम सो जाऊं। मैंने मेक श्योर करना है कि ये सोना जो है मेरी सारी ज़िंदगी के लिए बेहतर हो सकता है। तो ये लोगों का टाइम जो है, कुछ बच्चे हैं जो कि 1 घंटे में पिक कर जाते हैं, कुछ बच्चे हैं जो कि 1 दिन लगाकर भी पिक नहीं कर पाते। तो इट मीन्स कि इनका इंटेलेक्चुअल लेवल क्या है, उनका माइंड सेट क्या है, किस डेडिकेशन के साथ वो काम करते हैं।
तो ये कि इसमें एज एन एवरेज आपको एटलीस्ट यू शुड बिगिन फ्रॉम 3-4 घंटों से स्टार्ट करें, फिर साथ साथ टाइम स्पेंड करते जाएं मजीद एज यू सी इट्स कंटिन्यू टू। तो हमें कितनी, अगर देखा जाए कि मिनिमम कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने के लिए? देखिए 2 टाइप के लोग हैं, एक वो लोग हैं जो कि जिनके पास कुछ नहीं है, हाँ। एक वो लोग हैं जिनके पास कुछ है, मींस पैसे हैं। तो अगर कुछ नहीं है तो स्किल्स लर्न करें फ्री में। ठीक है। स्किल्स लर्न करने के बाद आप उन लोगों को सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं जिनके पास कुछ है। हाँ। तो हमारा जो ई कॉमर्स बाय एनेबलर्स का एक लार्जेस्ट ग्रुप है, उसमें एक ऐसा इकोसिस्टम है कि हम कनेक्ट करते हैं आप लोगों को भी एक दूसरे से, कि जिसके पास पैसे नहीं है, जिसके पास पैसे हैं, तो आप स्किल और एक दूसरे को जोड़ते हैं हम लोग। तो साकिब, गवर्नमेंट की तरफ से अगर बात की जाए, गवर्नमेंट का भी मौक़िफ़ देखा जाए तो उनकी तरफ से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं इस इंडस्ट्री को बूस्ट और करने के लिए या लोगों को इस तरफ लेकर आने के लिए? So we met with the head of state, president of Pakistan, जिसमें हमने उनको अपना एक प्लान दिया कि कैसे पाकिस्तान में $10 बिलियन को हम ला सकते हैं, किस तरह से ई कॉमर्स फ्रीलांसिंग के थ्रू $10 बिलियन को जनरेट किया जा सकता है। तो जिसमें एक पूरा एजेंडा था। ही हैज़ टेकन सम एक्शंस, जिसके लिए वी आर स्पीकिंग विद HEC, वी मेट विद HEC चेयरमैन कि कैसे अपनी एजुकेशन सिस्टम को स्किल बेस्ड करें कि लोग साथ साथ यूनिवर्सिटीज़ में एजुकेशन लेते हुए भी अर्निंग स्टार्ट कर सकें, पैसिव इनकम, ना कि अपने पेरेंट्स पे रिलाय करें और ख़ुद अपनी फ़ीस दें। एग्जैक्टली, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे तालीमी इदारों में सिर्फ पढ़ाया जा रहा है, स्किल्स नहीं दिए जा रहे। बिल्कुल, तो एग्जैक्टली मतलब अनफॉर्चुनेटली ऐसा है। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए वी आर स्पीकिंग विद रेलिवेंट बॉडीज। मतलब अगर हम गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, वी आर स्पीकिंग विद पंजाब गवर्नमेंट एज वेल एंड फेडरल एज वेल। सो वी आर स्पीकिंग, बट इट्स अ बिट स्लो ऑब्वियसली बेस्ड ऑन द हिस्ट्री वी हैव सीन कि जो भी है उसको थोड़ा टाइम लगता है। उम्मीद ही कर सकते हैं कि प्लान तो बन रहा है, उसकी एग्जीक्यूशन भी हो जाए और हम भी उस इंडस्ट्री में आ जाए या उस सड़क पे आ जाए, उस मैदान में आ जाए जहाँ पे बाकी दुनिया भी खेल रही है। तो जनाब, बहुत शुक्रिया साकिब अज़हर आपका कि आप हमारे शो पर आए और हमें टिप्स दी हैं ई कॉमर्स के हवाले से कि आप घर में बैठकर भी लाखों रुपए कमा सकते हैं और किस तरह कमा सकते हैं, अपनी स्किल्स को इन्हांस कर सकते हैं। आप सोशल मीडिया पर जाके आप देख सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं कि आप किस तरह इन चीज़ों को आगे लेकर जा सकते हैं, अपना बिजनेस घर बैठे कर सकते हैं। तो बहुत सारी बातें करनी है, मैं थोड़ा इधर उधर देख लूँ, आप भी अपने इधर उधर देख लें कि कुछ है तो नहीं है। तो वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, और एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। और अब कुछ बात कर लेते हैं हेल्थ के हवाले से। तो आपने क्या खाना है, कैसे खाना है, हम इस हवाले से आप तक मुख्तलिफ माहिरीन की राय पहुंचाते ही रहते हैं, क्योंकि जनाब कौन सा इंसान है जो खाने पीने के बगैर जिंदा रह सके, और जो भी हम खाते हैं उसके असरात हमारी सेहत और हमारी शख्सियत पर पड़ते हैं। अमूमन खाने का इंतखाब करते वक्त हम कौन कौन सी गलतियां करते हैं, खाने की कौन सी आदत हमें मोटापे की जानिब ले जाती है या हमारी जिंदगी मुख्तसर करने का बाइस बनती है, और नाश्ते का इंतखाब करते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, इन सब बातों पर हमने बात करनी। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर ग़िज़ायात हैं आयशा नासिर है, जो हमें बहुत अच्छी अच्छी टिप्स देंगे। आयशा, मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक ठाक। आयशा, देखा जाता है कि कौन कौन सी ऐसी आदत कह दें, ईटिंग हैबिट्स जो कहा जाए कि हम वो खाते हैं, हमारी मोटापे की जानिब हम बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, या हमारा जो इंतखाब होता है खाने के वक्त का, या कौन सा खाना हमने खाना चाहिए, वो कितना इम्पॉर्टेंट है? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो वो हम सब जानते हैं कि जंक फूड का हाई कैलोरी इंटेक या अगर हम सिलेक्ट करते हैं उसको, तो वो मोटापे की वजह बनती है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ कॉम्बिनेशंस ऐसे होते हैं जो मोटापे की वजह बनते हैं। जैसे आपने अगर कार्बोहाइड्रेट्स, रोटी चावल लेनी है, उसके बिल्कुल साथ आप फ्रूट का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि पहले ही रोटी चावल से कार्बोहाइड्रेट्स आए, फ्रूट से नेचुरल शुगर फ्रुक्टोज आ गई। जब ये इकट्ठे होते हैं तो वेट गेन होता है। अब आइडियली होना ये चाहिए कि नाश्ता आप सबसे हेल्दी करें, क्योंकि वो आपका फर्स्ट मील है और आप 7 से 8 या शायद कुछ केसेस में 12-13 घंटे भूखा रह के उस टाइम पे काइंड ऑफ रोज़ा तोड़ रहे होते हैं अपना। उस टाइम पे आपका मेटाबॉलिज्म तेज़ हुआ होता है, जो चीज़ आप खाते हैं वो ज़्यादा अच्छे से हजम होती है, ज़्यादा अच्छे से डाइजेस्ट होती है।
जो नाश्ता है वो आपका हेवीएस्ट मील होना चाहिए। अब हमारे यहाँ एक उल्टा ट्रेंड शुरू हो गया कि नाश्ता नाश्ते का ही नहीं टाइम किया जाता और बहुत कम किया जाता है नाश्ता। बहुत, मैंने जितने मेरे पास लोग आते हैं वेट लॉस करने के लिए 99% केसेस में ये होता है कि नाश्ते का टाइम नहीं है, दोपहर का खाना ऑफिस में सैंडविच मंगा लिया या जो कुलीग्स मंगा रहे हैं, और रात का खाने पे हमने सारा जोर अपना तोड़ा। बिल्कुल। अगर आप देखिए हमारा मजहब भी ये कहता है कि नाश्ता बादशाह की तरह, दोपहर का खाना वजीर और रात का खाना जो है फकीर की तरह खाया जाए। मतलब रात का खाना आपका लाइटर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो रात का खाना ही अच्छा खासा खा कर उसके बाद सो दिया जाता है। जो हमारा आजकल का दौर आ गया है, जो डेवलपमेंट हुई है उसके साथ अनफॉर्चुनेटली ये एक चीज आई है कि रात का खाना जो है वो फैमिली मील बन गया। पहले ये होता था कि हम लोग जब हम छोटे होते थे नाश्ते पे भी इकट्ठे बैठते थे। अब हर एक की डिफरेंट रूटीन है, किसी के यूनिवर्सिटी जाने का टाइम अलग है सारे, जिसकी वजह से होता ही है कि हर कोई नाश्ता अपने टाइम पे करता है और 90% टाइम पे करता ही नहीं है कोई। सिर्फ घर के जो बड़े होते हैं, फादर मदर, वो नाश्ता कर रहे होते हैं। जितने घर के बच्चे हैं हमारे आपके ऐसे हम लोग नाश्ता कहाँ करते हैं? बिल्कुल ऐसे ही। तो सबसे पहली चीज हम जो गलती करते हैं वो ये करते हैं कि हम नाश्ता ही नहीं करते। अब जो लोग नाश्ता नहीं करते, सबसे पहले तो ये कि वो इस चीज़ को समझे कि अगर आप मील इस तरह फ्रीक्वेंटली स्किप करते हैं तो इंसुलिन रेजिस्टेंस यानी कि शुगर के चांसेस बॉडी में बढ़ जाते हैं। अगर आपकी फैमिली में हिस्ट्री रही है शुगर की तो आपको बहुत मोहतात होकर चलना चाहिए। मील स्किपिंग नहीं करनी। मील स्किपिंग से मुराद ये आपने अपना मील कोई भी छोड़ना नहीं है। और नाश्ता वही बात जैसे मैंने कहा आपका हेल्दीएस्ट मील होना चाहिए। इसमें आप ब्राउन ब्रेड के 2 से 3 स्लाइस, ठीक है, या ब्राउन ब्रेड का 1 स्लाइस और साथ में 2 से 3 फ्रूट नाश्ते में आप ले सकते हैं। ठीक है। हैंडफुल ऑफ नट्स यानी कि बादाम, अखरोट या काजू वगैरह जो भी आपने लेना है, एक मुट्ठी में जितने आते हैं आप उस टाइम पे इसका इस्तेमाल करें। और प्रोटीन के लिए या तो आप अंडा एक खा लें या दूध का आप एक गिलास पी लें। अब दूसरी हम गलती क्या करते हैं, हम नाश्ते के साथ ही चाय पी लेते हैं, जो कि इंतहाई गलत है। और चाय में भी हमारी बड़ी गंदी आदत है, हमने दूध पत्ती पीनी है। अब जब दूध पत्ती है, मैं कहती हूँ पाकिस्तानियों का आधा वजन तो इसने बढ़ाया हुआ है। ठीक है। देखिए एक बच्चा जब पैदा होता है 1 साल तकरीबन वो दूध पे जिंदा रहता है। इसमें इतनी कैलोरीज है, मिल्क इज अ कंप्लीट डाइट। हम उसमें पत्ती घोलते हैं तो उसके न्यूट्रिएंट्स आए हो जाते हैं, कैलोरीज वहीं की वहीं हैं। ओके। और आप जो पी रहे हैं वो खोखली कैलोरीज हैं। पूरा मग हम कैलोरीज का भर के पी लेते हैं और साथ कहते हैं चाय तो हम फिक्की पीते हैं। बिन मिल्क के अंदर नेचुरल शुगर है, लैक्टोज, वो तो आपने पूरा मग भर के पी ली। ठीक है। तो दूसरी हम गलती ये करते हैं कि हम चाय एक तो पीते साथ हैं और दूसरा पीते दूध पत्तियां। कम से कम दूध, इतना सा दूध होना चाहिए जैसे अंग्रेज चाय बनाते हैं, इनको इतना सा दूध डालते हैं और कहवा बहुत ज्यादा होता है। सो और कभी भी नाश्ते के साथ नहीं 1 घंटे का वक्फा दें, वरना होगा तो जब तक नाश्ते के साथ पड़ी ना हो हमारा नाश्ता ही नहीं पूरा होता। बिल्कुल ऐसे ही। और कई दफा मेरे पास जब क्लाइंट आते हैं ना वो आके कहते हैं हम सिर्फ डाइट प्लान इसलिए नहीं लेते, आप लोग चाय रोक देते हैं, आप लोग नाश्ते के साथ चाय नहीं पीने देते इसलिए हम रोक देते हैं। तो बिल्कुल अगर एक बंदे की आदत डली हुई है और वो बचपन से उसकी आदत चलती आ रही है तो आप ये नहीं कर सकते कि आप रातों रात उसको बदलेंगे। आप 10 मिनट से शुरू करें, नाश्ते के 10 मिनट ऐसे ही है। लेकिन आयशा देखा जाए तो लाहौरी नाश्ते आपको पता है खाबों के शौकीन है लाहौरी, और लाहौर भी खाबों के हवाले से जाना जाता है कि यहाँ पे नान चने चल रहे हैं, हलवा पूरी। इस हवाले से बताइए, इनकी कैलोरीज के हवाले से। मतलब लोग बड़े शौकीन से खाते हैं और खासतौर पर जब वीकेंड हो तो वो कल से वीकेंड स्टार्ट हो रहा है और उन्होंने तो जाना है, प्लान बनाना है। बिल्कुल ऐसे ही है। और वो सबसे ज्यादा हमारी एंजॉयमेंट होती है ना, वो यही होती है कि हमने ब्रंच करना है और घर में हलवा पूरी और नान चने और ये सारा कुछ ऑर्डर करना है। देखिए वंस अ मंथ तो चलता है, वो भी एक वीक। मतलब या आप डिनर बाहर से कर लें या आप लंच बाहर से कर लें या नाश्ता। हम जो पूरा दिन बाहर गुजार देते हैं या हम फ्रिक्वेंटली हफ्ते में 2-3 दफा बाहर से खाना ऑर्डर कर रहे होते हैं, वहाँ पे आप अपना काम खराब करते हैं क्योंकि आपको नहीं पता इसमें किस किस्म का ऑयल डला हुआ है। अभी आप पाकिस्तानियों का टेस्ट करा लें, हमारा हर एक का तकरीबन फैटी लिवर है, हर एक का तकरीबन फैटी लिवर है। और उसकी वजह क्या है, हमारा लाइफस्टाइल। हमने जितने ये नान चने हैं, पाए वगैरह हो गए, इनमें ऑयल का कंटेंट बहुत हाई है जिसकी वजह से फैटी लिवर का मसला या हार्ट के प्रॉब्लम्स जो हैं वो शुरू हो जाते हैं। ओबेसिटी पहले पाकिस्तान में इतनी नहीं थी जितनी अब ओबेसिटी में पाकिस्तान ऊपर जाता जा रहा है। पहले इतनी ओबेसिटी नहीं बिल्कुल ऐसे ही और वजह ये तो है एक छोटा सा बच्चा है, मतलब छोटे छोटे बच्चे भी इतने ज्यादा मोटापे के शिकार हुए हैं, जंक फूड वो लोग खा रहे हैं, फिजी ड्रिंक्स पिए जा रही हैं, जंक फूड खाया ही नहीं जाता फिजी ड्रिंक्स के अलावा। और बच्चों को किस तरह रोकें फिर हम? असल में हम ये करते हैं, हम एक कबर्ड बना देते हैं, जो हमारी गलती होती है, जहाँ पे हमने बच्चों के स्नैक्स रखे हुए होते हैं। और माएँ क्योंकि खुद हर एक को एक एस्केप चाहिए होता है, एक रिलीफ चाहिए होता है, हम ये कहते हैं बच्चे जाओ जाके उधर से ले लो, मुझे डिस्टर्ब ना करो। और उससे होगा क्या कि बच्चे की वो आदत डेवलप हो चुकी है। मेरे पास आजकल बहन भाइयों का डाइट प्लान चल रहा है और वो यही करते हैं कि
4 बजे से लेके 8 बजे तक उन्होंने कबर्ड से जितने स्नैक्स हैं उन्होंने वो खाने हैं, क्योंकि मदर ने सोना है। तो वो उस वजह से फिर जाहिर है बच्चों में ओबेसिटी भी शुरू होती है। पहले हमें नहीं पता चलता, पता तब चलता है जब स्विमिंग क्लासेस बच्चों ने लेनी है और सब तो सही ले रहे हैं, लेकिन आपका बच्चा नहीं परफॉर्म कर पा रहा, नहीं सीख पा रहा क्योंकि उसका वजन ज्यादा है, या कोई गेम कोई स्पोर्ट्स ऐसी आ गई है जिसमें आपका बच्चा कंफर्टेबल ही नहीं कर पा रहा, कंफर्टेबल ही नहीं है कपड़ों की वजह से या किसी भी वजह से, क्योंकि उसका वेट जो है वो ज्यादा है। तो हमें हमारी आंखें तब जाके खुलती हैं, और तब भी सिर्फ इसलिए खुलती हैं कि बच्चा क्लास में पीछे ना रह जाए। हमें सेहत की इतनी परवाह नहीं होती, हम ये नहीं सोचते कि बच्चे की आप आदतें डेवलप कर रहे हो जो बाद में कहीं ना कहीं उसको लेटर ऑन उसके साथ। लेकिन आयशा एक ये भी तो नई आदत हम लोगों ने अपना ली है ना कि हम खाना खा रहे होते हैं, कोई भी मील ले रहे होते हैं तो हमारे सामने या तो फोन होता है या कोई ऐसी स्क्रीन या गैजेट होता है जो हमने खाना खा रहा होना है और वो हमने यूज कर रहे होना है। तो ये हमारी लाइफस्टाइल को या हमारी ईटिंग हैबिट्स को कितना मुतासर करती है? पहले वक्त का हम लोगों ने ना अपनी एंजॉयमेंट के बहुत सारे तरीके निकाले हुए थे। अब अनफॉर्चुनेटली और स्पेशली कोविड के बाद ये देखा गया टीवी पे मूवी लगा लो, ड्रामा लगा लो, साथ पॉपकॉर्न रख लो और आप बाहर तो जा ही नहीं सकते। मतलब कोविड के बाद एक सबसे बड़ा मसला ये आता, बाहर की एक्टिविटी सारी रुक गई। अब हमारा सारा ध्यान स्क्रीन की तरफ होता है, हम उसमें कितना खा रहे हैं हमें पता ही नहीं। मूवी है 3 घंटे की तो 3 घंटे हमने मूवी साथ मतलब कहीं बीच में ब्रेक नहीं होनी चाहिए। एक चीज खत्म हुई है तो कोई बात नहीं। और फिर आप ये देखिए कि उसमें माँ की ड्यूटी है, वो किचन में खड़ी फ्राइज बनाई जा रही है, वो कुकिंग की जा रही है, बच्चे और बाप जो है वो बैठ के टीवी पे मूवी या देख रहे हैं, जो भी उनकी चीज है वो देख रहे हैं। तो ये इंतहाई गलत आदत है। उसकी वजह ये कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम उसमें खा कितना रहे हैं, कैलोरी कंटेंट। और फिर माइंडफुल ईटिंग। अब माइंडफुल ईटिंग क्या है कि मैं अगर एक सेब की बाइट लेती हूँ, मुझे पता हो कि देखो इसका टेस्ट ऐसा है, इसका छिलका जो है वो मेरे मुंह में आ रहा है, मुझे फील हो रहा है। अब आजकल के बच्चों को आप जैसे मर्जी सेब काट के वो खाते जाएंगे, उन्हें पता भी नहीं होगा छिलका था उस पर नहीं था। माइंडफुल ईटिंग की उन्हें पता ही नहीं वो कितना खा गए, उसका फ्लेवर कैसा था। बस बगैर सोचे समझे सिर्फ खाने के लिए खा रहे हैं, सोच समझ के हम आजकल नहीं खाते, जिसकी वजह से ज़ाहिर है फिर ओबेसिटी। बिल्कुल ऐसे ही है। आयशा, मैं दोबारा आपकी तरफ आऊंगी। अभी हमने बात ही हो रही है हेल्थ के हवाले से, तो सभी सेहत के लिए बड़े होते हैं कि हमें ताज़ा फलों का इस्तेमाल करना चाहिए और सब्जियों का इस्तेमाल इंतहाई ज़रूरी होता है हमारी सेहत के लिए। लेकिन महंगाई के इस दौर में ताज़ा फल और सब्जियां भी शहरियों की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। चले रुक कर लेते हैं मार्केट का और जान लेते हैं कि कीमतों का क्या है वाल है, कि कौन सी चीज़ सस्ती हुई भी है या नहीं हुई। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल कादिर हैं, और अब्दुल कादिर नहीं, जाहिद आबिद हमारे साथ मौजूद हैं जो हमें बताएंगे मार्केट का अहवाल। जी जाहिद आबिद, बताइए हमें। आज जी बिल्कुल, अभी तिबी माहिर जैसे कि बता रही थी कि कुछ सोच कर खाना चाहिए। तो ये सोच खाते हुए आए या ना आए, लेकिन चीज़ खरीदते हुए ज़रूर सोच आती है कि क्या खरीदना और क्या नहीं खरीदना, और हर बंदा अपनी जेब के मुताबिक उसकी खरीदारी करने की कोशिश करता है। आज जो मार्केट की सूरत हाल है उसमें जो चंद सब्जियां हैं वो यकीनन काफ़ी मुनासिब सतह पे हैं, जिसमें आलू, प्याज, टमाटर ये तीनों के सरकारी रेट है 32 रुपये फ़ी किलो है। इस वक्त मार्केट में तकरीबन 40 रुपये फ़ी किलो तक ये तीनों सब्जियां मार्केट में दस्तयाब हैं। इसके साथ साथ जो पालक और साग हैं वो तकरीबन 30 रुपये और साग 50 रुपये फ़ी किलो दस्तयाब है। और इसी तरह थोड़ी सी महंगी सब्जियां भी इस वक्त मार्केट में मौजूद हैं, जिसमें मोंगरे जो है बड़ा एक टेस्टी होता है और उसका अपना एक टेस्ट होता है, वो इस वक्त तकरीबन 120 से 150 रुपये फ़ी किलो तक दस्तयाब है। अरबी जो है वो भी तकरीबन 120 रुपये फ़ी किलो दस्तयाब है। मटर जो है 60 रुपये फ़ी किलो दस्तयाब है। तो ये तो वो सब्जियां हैं जो कि मिक्स सा एक है कि कुछ सस्ती भी हैं कुछ महंगी भी हैं, तो इस तरह चल रहा है। लेकिन चिकन की तरफ अगर हम देखें तो चिकन की कीमत में गुज़श्ता चंद रोज़ से इजाफा हो रहा है। आज फिर उसमें 4 रुपये फ़ी किलो इजाफा हुआ है, जो कि 307 रुपये फ़ी किलो होगा। यानी अगर आप घर से अगर चिकन लेने के लिए निकल रहे हैं तो लाजमी तौर पर 3 सुर्ख नोट और एक नीला सा 50 रुपये का नोट ज़रूर आपकी जेब में होना चाहिए, 350 रुपये, ताकि आप 1 किलो और थोड़ा सा आगे पीछे अगर हो जाए तो उसमें ख़रीदारी कर सके। अंडों की भी यही सूरत हाल है। गुज़श्ता 8-10 रोज़ से तकरीबन 1 रुपया रोज़ उनमें इजाफा हो रहा है दर्जन में, और आज 148 रुपये फ़ी दर्जन उनकी कीमत हो चुकी है। चीनी जो है वो तकरीबन 95 रुपये फ़ी किलो इस वक्त कम अज़ कम मार्केट में दस्तयाब है। ताहम आटा थोड़ा सा एक कीमत उसकी ठहर गई अब एक जगह पे आगे। तो एक मजमूई तौर पर एक ऐसी सूरत हाल है, कुछ अगर सस्ता हो रहा है तो कुछ महंगा हो रहा है, तो सार्फिन इसी चक्कर में है कि वो क्या खरीद रहे हैं क्या नहीं खरीद रहे हैं। तो लाजमी तौर पर एक दफ़ा जेब को हाथ ज़रूर पड़ता है और सोचते ज़रूर हैं कि ठीक है जी जाहिद आबिद, बहुत शुक्रिया आपका। आप हमें मार्केट का हाल बता रहे थे कि कौन सी सब्जियां महंगी हुई हैं, और उन्होंने ये भी बताया है कि चिकन भी महंगा हो गया, तो उसी हिसाब से पैसे लेके जाइएगा। दोबारा चलते हैं आयशा नासिर की जाने। आयशा, आप अभी बताई थी तेजी से हम खाना शुरू हो जाते हैं, हमें नहीं समझ आती, हम तेजी से खा रहे होते हैं, हम चबा के नहीं खाते। ये कितना इम्पोर्टेंट है चबा कर निगलना खाना?
देखिए, अगर आप खाने को टाइम देंगे तो ही आपको पता चलेगा आपने खाना खाया है। अगर आप सुबह जल्दी जल्दी बस खा लेंगे, एक दफा करके देखिएगा, आप अगर जल्दी जल्दी खाएंगे आपको लगेगा आपने कुछ खाया। एग्जैक्टली, आपको टेस्ट ही नहीं आता कुछ। बिल्कुल, एक छोटा सा ट्रिक है कि अगर आप बिरयानी खाने लगे और आप छोटे टीस्पून से खाते हैं तो आप आधी बिरयानी छोड़ देंगे। उसकी वजह ये टाइम इतना ज्यादा लग रहा होता है। एक स्पेसिफिक टाइम अगर आप खाने को देंगे तो ही आपको समझ आएगी हमने खाना खाया, आपके माइंड को समझ आएगी कि खाना खाया। अभी आपका दिमाग सही से प्रिपेयर भी नहीं हुआ होता, आप खाना पीना खा के तो उठ गए होते हैं टेबल से। एक बाइट को अगर हो सके तो 30 दफा उसको च्यू करना चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं 2-3 दफा Exactly. जैसे वो निगलने के काबिल होती है हम निगल के तो अगली बाइट ले रहे होते हैं। ये इंतहाई गलत प्रैक्टिस है और स्पेसिफिकली बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों की आते हैं, वही बात, बच्चों की तो आते डेवलप हो रही है। बड़ों का तो फिर एक जिसे आप कहेंगे कि आदत डेवलप हो गई है कि चलो नाश्ता कर लिया। बच्चे ने अगर तेजी तेजी कुछ खाया वो थोड़ी देर बाद दोबारा मांगेगा, क्योंकि उसके दिमाग को तो पता ही। एक होती है फिजिकल हंगर, एक होती है इमोशनल हंगर। फिजिकल हंगर के मुझे भूख नहीं लगी, मेरा मैदा खाली नहीं है। इमोशनल हंगर के मुझे पता ही नहीं है कि भाई मैंने कुछ खाया होगा। तो वो जो आदतन हम मांगते हैं वो चीज़ फिर हमारी खत्म नहीं हो रही होती अगर हम तेजी तेजी खाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। आयशा, मुझे बताइए कौन सी ऐसी ग़िज़ाएं हैं जो हमें शुगर के मरज़ या दिल की बीमारियों की तरफ लेके जा रही, क्योंकि बड़ा एक अमल दखल है हमारी इन चीज़ों की बीमारियों की तरफ जाने का या शिकार होने का हमारे खाने के साथ। देखिए, अभी आपने जो बात की कि वीकेंड आते साथ ही हर वीकेंड हमने पाए भी खाने, बिल्कुल, हमने निहारियां भी खानी है। ये सबसे बुरी आदत है। मैं फिर कहूँगी बाहर का खाएं, मैं बाहर के खाने से नहीं रोकती, लेकिन एक मील और महीने में एक दफा होना चाहिए। अब हमारी जो आदत है वो ये है कि लेकिन वीकेंड पे तो पूरा हमने दिन बाहर से नाश्ता भी करना है, दोपहर को ब्रंच भी बाहर से करना है, लंच भी, और फिर रात का डिनर भी बाहर से करके आना है। चले वो भी कहीं चलेगा। हम लोग जो रोज शवारमा, क्योंकि शवारमा इंतहाई इकोनॉमिकल है, हर कोई अफोर्ड करता है। अंडे वाला बर्गर जो है वो भी हर कोई अफोर्ड करता है। ये जो चीजें हम रोज छोटी छोटी खा लेते हैं जो किसी खाते में भी नहीं है, मतलब ये एक ऐसी चीज है जिसको हम खाना भी नहीं गिनते और है वो प्रॉपर और हम डेली खा रहे होते हैं। तो ये वाली चीजें जाहिर है ओबेसिटी की तरफ, हार्ट के प्रॉब्लम्स, बाहर का खाना जितना है आपको नहीं पता उन्होंने कौन सा कुकिंग ऑयल इस्तेमाल किया और जितना गंदा वो इस्तेमाल कर सकते हैं वो करते हैं। क्योंकि 30 रुपए या 40 रुपए की अगर आपको एक चीज मिल रही है या तो उसमें क्या डालेंगे? एग्जैक्टली वो नाकिस मटेरियल ही डालेंगे ना, फिर वो आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ ही है। तो हमारे साथ आयशा नासिर मौजूद थी, माहिर ग़िज़ायात थी। आयशा, मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप हमारे प्रोग्राम में आई हैं। तो आपने अपनी बॉडी का या अपनी सेहत का खुद ही ख्याल रखना है, किसी ने ख्याल नहीं रखना। तो बाहर जाइए, खाइए, लेकिन एतदाल में खाइए और ध्यान से खाइए, देखकर खाइए। आज का जो वक्त है, आज का प्रोग्राम है, आपके साथ हमने शेयर किया है और उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसका फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। हमारे फेसबुक पेज पर जाके आप हमें बता सकते हैं कि आज कौन कौन से सेगमेंट आपको पसंद आए हैं, और जो भी आप हमें बताना चाहते हैं, रेकमेंड करना चाहते हैं, वो भी आप हमें बता सकते हैं। जनाब, अपना ख्याल रखिए, हमें भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।